हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल। उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। करता हूँ ऑडियो वीडियो ठीक है। आई होप आपका ऑडियो और वीडियो क्लियर है। तो बेसिकली लास्ट सेशन में हम ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट का हमारा एक टॉपिक जो कि आपका वर्टिकल अलाइनमेंट्स होते हैं उनके बारे में बचा था। तो इस सेशन में हम वो कवर करेंगे, आपका समिट कर्व और आपका समिट कर्व और सैग कर्व। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम आपका जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको शुरू कर लेंगे, खत्म तो नहीं हो पाएगा इस सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में उसको कोशिश करेंगे खत्म करने की। इसके पहले वाले सेशन से अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम आज के आपके सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से अगर हम रिवाइंड करें कि क्या क्या चीजें हमने देख ली हैं, तो बेसिकली जो चीजें हमने कवर कर ली हैं उसमें सबसे पहले हमने बात की थी आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में। देन हमने आपके साइड डिस्टेंसेस के बारे में बात की। गुड इवनिंग। साइड डिस्टेंसेस में हमने आपका ओएसडी, एसएसडी, आईएसडी के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में, जहां पर हमने सुपर एलिवेशन, आपका रेडियस ऑफ कर्व, देन उसके बाद हमने आपका ऑफ ट्रैकिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग और आपके शिफ्ट के बारे में और सेटबैक के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे आपके अलाइनमेंट्स के बारे में, है ना। तो उसमें हमने ग्रेडियंट देख लिया था। ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, आपका एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, और आपका जो ग्रेड कंपनसेशन होता है वो क्या होता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ग्रेड कंपनसेशन की बात करें तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है आपका समिट कर्व, या फिर इसको आप क्रेस्ट कर्व या कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड कर्व भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक आपका अप ग्रेडियंट आपके एक डाउन ग्रेडियंट के साथ मिल रहा हो, या आपका स्ट्रेट ग्रेडियंट है और फिर वो डाउन जा रहा हो। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पर सैग देखने को मिलता है। जिस इस तरीके से अगर आपको समिट देखने को मिलता है तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कर्व को हम समिट कर्व बोलते हैं। गुड इवनिंग। अब बेसिकली यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन बनता है वो ग्रेडियंट पे ही बनता है, कि आपको अप ग्रेडियंट और डाउन ग्रेडियंट पूछेगा, और टोटल आपसे एन की वैल्यू यहाँ पर पूछी जाती है। तो इसको हमेशा आपको याद रखना है, ये आपका अप हो चाहे जो भी हो, आपको हमेशा ये ही फॉर्मूला याद रखना है, n1 माइनस n2। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रख दीजिए, अगर ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दीजिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दीजिए। जो भी आपको वैल्यू मिल रही है उसका आप मॉड ले लीजिए, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन आता है, करेंगे हम ऐसा क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से आता है आपका, वो पूछा जाता है कि आइडियल शेप क्या होता है आपके समिट कर्व का। तो जो आइडियल शेप होता है वो सर्कुलर होता है, बट जो आईआरसी रिकमेंड करती है वो आपका स्क्वायर पैराबोला को या सिंपल पैराबोला को रिकमेंड करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइडियल शेप आपका क्या होता है, सर्कुलर, और जो आईआरसी रिकमेंड करता है वो आपका सिंपल या फिर स्क्वायर पैराबोला रिकमेंड करता है। अब यहां पर आपसे जनरली जो पूछा जा सकता है, वैसे तो क्वेश्चन यहां से कम बनते हैं आपके एजे एग्जामिनेशन में, पर जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे लेंथ ऑफ समिट कर्व के बारे में पूछा जा सकता है। अब लेंथ ऑफ समिट कर्व जब आप डिजाइन करते हैं कि बेसिकली जो आपका ये समिट कर्व है इस तरीके से आपका कर्व होगा, है ना, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ दो चीजों पर डिपेंड करेगी मेनली, एक आपका जो ड्राइवर की हाइट है उस पर, और दूसरा जो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है उस पर। ठीक है, तो जब हम एसएचडी की बात करते हैं तो एसएचडी के केस में जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो 0.15 लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। और जब हम ओएसडी की बात करते हैं तो चाहे आपका हाइट ऑफ ड्राइवर हो चाहे आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, दोनों हम 1.2 लेते हैं। क्योंकि एसएचडी में हम क्या सोचते हैं कि सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है जनरल जनरल आपकी 150 यानी 0.15 मीटर के बराबर ही होती है। लेकिन जब हम ओएसडी या आईएसडी की बात करते हो, सामने से भी हमारे क्या आ रहा होता है, ड्राइवर ही आ रहा होता है ना। तो दोनों आपके सेम हाइट पे बैठे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ड्राइवर लेते हैं वो 1.2 मीटर लेते हैं, है ना। पहली चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बेसिकली यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, जब आपका लेंथ ऑफ कर्व जो है वो साइड डिस्टेंस से ज्यादा है, एल इज ग्रेटर देन एस एच टी, तो ज्यादातर आपके इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, एल इज ग्रेटर देन एस एच टी पे। सेकंड होता है कि जब आपका एल जो है वो लेस देन है एस एच डी या ओ एच डी, यानी साइड डिस्टेंस से आपका जो लेंथ है वो कम है। तो पहली कंडीशन में जो आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला होता है वो होता है एन एस स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2h प्लस रूट ऑफ 2h का होल स्क्वायर। अगर अब यहाँ पर h की वैल्यू, क्योंकि जब हम एसएचडी की बात करते हैं तो जो आपका h होता है वो 1.2 होता है, और जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो 0.15 होता है। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आपको फाइनल वैल्यू मिलती है वो मिलती है एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। ठीक है, तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ड्राइवर 1.2 और 0.15 गिवन है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व निकाल सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि एन क्या है, तो एन आपका डेविएशन एंगल होता है, एस आपका साइड डिस्टेंस होता है।
ठीक है। सेकंड केस बनता है कि अगर आपको SHD ना देखकर OHD दिया हो, तो उस कंडीशन पर स्मॉल h और कैपिटल H दोनों को हम 1.5 पुट कर देते हैं, और जो हमारा अल्टीमेटली फाइनल लेंथ ऑफ समिट कर्व हमको देखने को मिलता है वो होता है आपका NS²/9.6। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो यही यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये आपका पहला कंडीशन है जब आपका लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, L इज ग्रेटर देन HD या SHD या OHD। ठीक है। सेकंड है आपका जब लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन OHD या SHD है ना, यानी SHD या आपका जो OHD है वो ज्यादा है, उस कंडीशन पर ये जो आपका फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। अब इसको फॉर्मूले को याद करने के लिए आप एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। इसको क्या कर दो आप, इसको आप n के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, NS² का क्या बचेगा आपका 2s है ना, तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया माइनस, फिर इसको आप पलट दो, s आपका चला जाएगा, पलटने के बाद ये ऊपर चला जाएगा और n आपका नीचे आ जाएगा। पहले क्या करो, उसको आप डिफरेंशिएट करो तो 2s, उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको पलट दो s को अलग करके, तो आपको मिल जाएगा 2s माइनस रूट ऑफ h प्लस रूट ऑफ h का होल स्क्वायर अपॉन n। और अगर आपको यहाँ पर SHD गिवन है तो आपका हाइट जो ऑब्जेक्ट का होगा वो 0.15 हो जाएगा और ड्राइवर का 1.2 हो जाएगा, उसको जब आप पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको फॉर्मूला 2s माइनस 4.4 अपॉन n, और जब आपका OHD गिवन है तो वो हो जाएगा 2s माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, तो जब भी आपको वन लेन रोड की बात की जाती है तो वहां पर हम SHD के हिसाब से डिजाइन करते हैं, और जब आपकी टू लेन रोड होती है तो हम OHD के हिसाब से डिजाइन करते हैं, है ना। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि कब आप SHD के लिए डिजाइन करते हो और कब आप OHD के लिए डिजाइन करते हो। ये हो जाती है हमारी बात किसके बारे में, समिट कर्व के बारे में। इसमें आप इसी के हिसाब से बस डिजाइन करते हो ना, इसमें आपका कंफर्ट और ये वाले क्राइटेरिया नहीं, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसमें बस दो कंडीशन हमको चेक करनी पड़ती है कि जो आपका लेंथ ऑफ कर्व है वो ग्रेटर देन SHD है या लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन SHD है, इस हिसाब से आप इसको डिजाइन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वैली कर्व। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए आपका डाउन ग्रेडियंट एक अप ग्रेडियंट के साथ मिल रहा है, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, वैली कर्व, और वैली के साथ साथ इसको हम कॉन्वेक्स डाउनवर्ड या सैग कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आपका जनरली प्रेफर्ड होता है वो क्यूबिक पैराबोला होता है। यहां पर आपका जनरली प्रेफर्ड या आइडियल क्या होता है, सर्कुलर होता है, वहां पे क्यूबिक पैराबोला, पर यहां पर आपका IRC रिकमेंड करती है स्क्वायर पैराबोला, और यहां पर आपका IRC यहां पर भी रिकमेंड करती है आपको स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, जो आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व होता है वो ट्वाइस ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बराबर होता है। यहां पर आपकी कंफर्ट और सेफ्टी क्राइटेरिया के हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप कंफर्ट क्राइटेरिया के हिसाब से डिजाइन करते हो तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन यहां पर आता है ना, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ NV³ अपॉन C की जो वैल्यू हमने देखी थी वो आपकी 0.8 से लेकर 0.5 के बीच में होती है ना। तो अगर आप इसको जनरली 0.6 हम लेते हैं यहाँ पर, तो अगर आप 0.6 इसको अज्यूम कर लेते हो या 0.6 आपको गिवन है, तो जो आपका फॉर्मूला बन जाता है अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो 0.38 अंडर रूट ऑफ NV³। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो V पुट करना है वो किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में पुट करना है। हाँ, H की वैल्यू 1.2 और स्मॉल h की वैल्यू 0.15 ओनली इन द केस ऑफ SHD के केस में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से SHD को प्रोवाइड करते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटा होगा, है ना, तो इसलिए वहां पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 0.15 होगा। बट OHD में हम सामने वाला जो ड्राइवर है उसको भी कंसिडरेशन पे लेते हैं, तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो 1.2 दोनों जगह होगा, है ना, ये डिफरेंस है। तो कंफर्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो C आपका यहाँ पर 0.6 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको मिलेगा 0.38 अंडर रूट ऑफ NV³, ये कब तक वैलिड होगा, ये तभी तक वैलिड होगा जब आपकी वैल्यू C की 0.6 है। अगर C की वैल्यू 0.6 नहीं है तो फिर आपको ये वाले फॉर्मूले को ही यूज करना पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पर ये हो गया हमारा कंफर्ट क्राइटेरिया। सेकंड होता है आपका सेफ्टी क्राइटेरिया। तो अगर आप सेफ्टी क्राइटेरिया की बात करोगे तो यहाँ पर हमेशा हम हेडलाइट डिस्टेंस को देख, हेडलाइट जो आपका डिस्टेंस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये भी याद रखना है, IRC आपका रिकमेंड करती है यहाँ पर स्क्वायर पैराबोला वैली कर्व के केस में। एक बार फिर से देख लो, देखिए यहाँ पर जो आइडियल शेप है वो क्या है, सर्कुलर। आइडियल शेप क्या है आपका, सर्कुलर, पर IRC क्या कर रही है आपका, स्क्वायर। स्क्वायर पैराबोला या आपका सिंपल पैराबोला। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, ये सर्कल और फिर ये आपका स्क्वायर। तो आपका आइडियल सर्कल पर IRC रिकमेंड कर रही है स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका समिट कर्व। जब हम वैली कर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका जनरल जो होता है, जनरली जो हम प्रेफर्ड करते हैं वो आपका क्यूबिक पैराबोला होता है, लेकिन यहाँ पर भी जो आपका IRC
रिकमेंड करती है वो स्क्वायर पैराबोला होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको सेफ्टी क्राइटेरिया के हिसाब से डिजाइन करना होता है तो ये जो आपका एस होता है ना, ये आपका हेडलाइट डिस्टेंस गिवन होता है ना, कई बार आपको एसएसडी भी दिया होता है, तो बेसिकली लेकिन यहां पर हम हेडलाइट डिस्टेंस के हिसाब से आपका जो वैली कर्व है उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू होती है आपकी लेंथ ऑफ वैली कर्व की, वो क्या होगी, एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035। ठीक है, 0.035 इंटू एस, ये एस अलग है ना, 0.035 अलग है और ये एस अलग है। एस क्या हो जाता है आपका, एस हो जाता है आपका हेडलाइट डिस्टेंस। ठीक है, यहां पर कभी कभी हमसे बीम एंगल भी पूछ लिया जाता है, तो बीम एंगल जो होता है यहां पर 1 डिग्री होता है, और जो यहाँ पर हाइट ऑफ हेडलाइट हम कंसीडर करते हैं वो 0.7 मीटर कंसीडर करते हैं। और अगर आपका लेंथ ऑफ कर्व छोटा है, यानी कि आपका जो साइड डिस्टेंस है वो बड़ा है, उस कंडीशन पर सेम जैसा हमने पहले किया था, आप इसको क्या कर दो, 2s माइनस पलट दो बाकी टर्म को, 1.5 प्लस 0.035 एस अपॉन एन, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो आप यहां पर कंसीडर कर लेते हो। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट ज्योमेट्रिक डिजाइन हो जाता है यहां पर खत्म। सबसे पहले हमने बात की आपके किसके बारे में, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में। उसके बाद हमने बात की आपके साइड डिस्टेंस के बारे में, है ना, इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे जो लास्ट टॉपिक था हमारा। उसके अलावा फिर हमने बात की आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में, और लास्ट हमने बात की आपके वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, है ना। ये देखो आप, क्यूबिक पैराबोला हम जनरली प्रेफर करते हैं, पर आईआरसी जो रिकमेंड करता है वो स्क्वायर पैराबोला रिकमेंड करता है। आइडियल शेप यहाँ पर सर्कुलर होता है, पर जो आईआरसी रिकमेंड करता है वो सिंपल या स्क्वायर पैराबोला को रिकमेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर की हैं इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक डिजाइन में। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, है ना, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं, ताकि जो आखिरी वाले हमारे पॉइंट्स थे वो भी अच्छे से कवर हो जाए। पहला क्वेश्चन आपका, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज, आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर समिट कर्व क्या होगा, स्क्वायर पैराबोला। इसको याद करने के लिए यही ट्रिक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, इसको आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपको ये याद नहीं होंगे। जब तक आप इसको 3 से 4 बार बिना देखे आपकी कॉपी पे नहीं लिखते हैं, उसको याद नहीं किया जा सकता, है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पर लेकिन एक बार आपको याद हो जाता है तो यहाँ से जो आपके नंबर है ना वो पक जाते हैं, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो लिख के ही याद किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो क्या होता है ये आपका सर्कुलर। और यहाँ पर अगर आपसे आईआरसी के बारे में पूछा होता, आईआरसी क्या रिकमेंड करता है, अगर इसमें आपसे आईआरसी के बारे में पूछा होता तो क्या होता, है ना, पैराबोलिक, कौन सा पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रेफर्ड इन वैली कर्व, क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला होगा यहाँ पर, है ना। बताएं, द रूलिंग ग्रेडियंट इन अ हिल is 6% and horizontal curve in gradient for radius of 75 meter, the compensated gradient of the road will be, क्या होता है आपका, ग्रेड कंपनसेशन होता है आपका 30 प्लस आर बाय आर या फिर आपका 75 बाय आर, इनमें से जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम होती है उतना आपको ग्रेड का कंपनसेशन करना होता है। कौन से फॉर्मूले में डाउट है आप बताएं, ऐसे कौन कौन से फॉर्म यहाँ पर लग रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, तो शायद हम कुछ और अच्छे से उसको डिस्कस कर पाएंगे। किस फॉर्मूले में प्रॉब्लम आती है आपको, देखिए मैंने आपको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए आपको ट्रिक बताई थी, है ना,
लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आप रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के हिसाब से पहले करते हो, तो क्या होता है वो आपको लव कर्व, है ना। तो ये हो जाता है आपका वी क्यूब अपॉन सी आर। सेकंड हो जाता है आपका आईआरसी के हिसाब से लवर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाता है हेली के लिए, सामने 2.7 लगा दोगे तो प्लेन के लिए हो जाएगा। इसके अलावा आपका बचता है सुपर एलिवेशन, तो आपका वो एन ई डब्ल्यू या एन ई डब्ल्यू बाई टू, है ना, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला पढ़ा हमने, तो वो भी सिंपल है, एन एल स्क्वायर अपॉन टू आर प्लस 9.5 रूट ऑफ आर, 9.5 सॉरी वी अपॉन 9.5 रूट ऑफ आर, है ना। उसके अलावा और कौन से फॉर्मूले में आपको डाउट है? अगर ये वाले जो फॉर्मुलेज हैं, देखें एग्जाम अभी आप ये सोच के चलो कि अगर एग्जामिनेशन में कोई आएगा तो ऐसा ही आना चाहिए। अगर सेंसिबल एग्जामिनर होगा आपका तो इस तरीके से ही आपको रूट देगा कि आप उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। तो अगर सेंसिबल एग्जामिनर होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उसके बारे में आप टेंशन मत लो, है ना। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ आपके साथ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई डिफिकल्ट रूट है तो वो सबके लिए है ना। तो उसको इस तरीके से लीजिए। और बाकी आजकल जो टीसीएस जब से क्वेश्चन पेपर बनाता है, थोड़ा सा वो सेंसिबली ही डिजाइन करता है। अगर उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो वो सारी वैल्यूज आपको देगा। अगर उसने सोच ही रखा है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है तो फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 5% आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या होगा ये आपका 30 प्लस आर बाई आर, तो आपका ज्यादा होगा। मिनिमम वैल्यू आपको 75 बाई आर में मिलेगी, यानी 75 बाई 75 दैट इज इक्वल्स टू 1। ग्रेड कंपनसेशन आ गया आपका 1। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है आपका? कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है? गिवन ग्रेडियंट है जो आपका, या डूलिंग ग्रेडियंट माइनस आपका ग्रेड कंपनसेशन। हाँ, अगर 4 से कम होता तो आपको 4 ही यहाँ पर लेना पड़ता, है ना। अगर ये वैल्यू आपकी 4 से कम होती तो आपको यही वैल्यू लेनी होती, और अगर ये वैल्यू अगर आपकी 4 से कम होती तो भी आपको ग्रेड कंपनसेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 85। On a hill road located 3000 meter above MSL, ruling gradient is, बताएं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर दो कंडीशन होती है। ये कंडीशन आप देखें तो यहाँ पर आपको मिला है 3000 मीटर अबव। पहली चीज आपको याद रखनी है, प्लेन में आपका कितना होता है 1/30 और 1/20। 1/30 आपका 3.3 और 1/20 आपका हो जाता है 5%, है ना। इसके बाद 1/30 और 1/20 आपका प्लेन और रोलिंग के लिए सेम है। ये दोनों चीजें आपकी क्या है, सेम है। माउंटेनियस अगर दिया होता तो ये आपका रूलिंग ग्रेडियंट जो होता 5% और लिमिटिंग ग्रेडियंट होता 6%, है ना। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, रूलिंग ग्रेडियंट पूछा है। तो रूलिंग ग्रेडियंट आपका 6% कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ 6% आपका जब अबव 3000 मीटर सी लेवल के ऊपर है ना, तब आपका 6% है। तो यहां पर अगर आपका अप टू 300 मीटर है तो 5% रूलिंग ग्रेडियंट, और लिमिटिंग ग्रेडियंट 6%, और अबव 3000 मीटर है तो फिर 6% और 7%। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, ऑन अ हिल रोड लोकेटिंग 3000 मीटर अबव एमएसएल। ठीक है, अबव 3000 मीटर नहीं है, ये आपको 3000 मीटर ही दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन समझिए अगर आप अच्छे थे तो ये नहीं बोल रहे कि 3000 से ऊपर है, 3000 ही दिया हुआ है। तो अगर 3000 दिया हुआ है तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? अगर हम बात करें किसके बारे में, रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में, 6% होना चाहिए कि 5% होना चाहिए? बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर? है क्यों होगा? ऑन अ हिल रोड लोकेटेड 3000 मीटर, अबव 3000 मीटर नहीं है भाई, सिर्फ 3000 है। अप टू 3000 के लिए आपका 5 होगा ना, अगर 3000 के ऊपर होता तो आपका 6 होता। है क्यों होगा? है क्यों होगा ये बताएं आप मुझे। अबव 3000 थोड़ी ना बोल रहा है, ऑन हिल रोड लोकेटिंग 3000 बोल रहा है, अबव एमएसएल, एमएसएल के ऊपर 3000 है, 3000 के ऊपर नहीं बोल रहा है। और जब आपका अगर अबव 3000 होता तब 6 लेते। हाँ ठीक है, क्लियर है ना ये। तो 5 होगा यहाँ पर,
ठीक है। और इसी को आप कई बार क्या बोल देते हो, ये आपका हिल भी हो जाता है ना, इसको हम हिल भी बोल देते हैं, जो आपका स्टीप के ऊपर और 3000 के ऊपर हो जाता है तो उसको हम हिल भी बोल देते हैं, तो हिल के हिसाब से भी आपसे पूछ सकता है। The rate of rise or fall of a road along its alignment is known as the rate or rise of fall of the road surface along its length is called। लेंथ के अलॉन्ग जो आपका राइज और फॉल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं इसे हम, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका ग्रेडियंट बोलते हैं। बताएं, द मैक्सिमम ग्रेडियंट डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज। बी होगा या ए होगा, एक्सेप्शनल। यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, डिजाइन। अब बताएं, ठीक है, यहां पर आपसे डिजाइन ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, जो हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं वो रूलिंग होता है अंडर सर्टेन कंडीशन, वो अलग है। जो आपका एक्सेप्शनल है या फिर आपका लिमिटिंग ग्रेडियंट है वो कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है ना, लेकिन जो मैक्सिमम हम डिजाइन के हिसाब से दे सकते हैं वो आपका रूलिंग ग्रेडियंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर सही होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ग्रेडियंट हम डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं वो रूलिंग होता है, रूलिंग से ज्यादा हम प्रोवाइड नहीं करते। उसके अलावा लेकिन कुछ कंडीशंस कभी कभी ऐसी बन जाती है, वो हमेशा ऐसी नहीं होती कंडीशन, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा तो हमें लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ना हमेशा ऐसा होगा कि कहीं पर माउंटेन, हमेशा ही थोड़ी ना हर जगह माउंटेन होगा तो हमें एक्सेप्शनल देना पड़ेगा, वो आपकी कुछ अलग कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बताएं, assuming the safe stopping side distance to be 80 meter on a flat highway section and with a set back distance of 8 meter, what would be the radius of the negotiable हॉरिजॉन्टल कर्व। एक हमने फॉर्मूला देखा था आपका सेटबैक निकालने का, m इक्वल्स टू r माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू इक्वल्स टू एस अपॉन टू आर माइनस डी, है ना, ये फॉर्मूला देखा था। पर ये हमेशा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी भी आपको सेटबैक डिस्टेंस गिवन है और आपको डायरेक्टली आर कैलकुलेट करना है तो आप एस स्क्वायर अपॉन 8m से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। आर आपका यहाँ पर रेडियस हो जाएगा, एस जो है वो आपका साइड डिस्टेंस हो जाएगा, और एम जो होगा वो आपका यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस हो जाएगा। इस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आर क्या जाएगा आपका 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10, क्या आएगा आंसर। है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 80 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In order to introduce the centrifugal force and super elevation gradually in the geometric design of highway, dash curves should be introduced between the straight and circular curve। ठीक है, पहले आपका जो स्ट्रेट कर्व होता है, यहाँ पर आपका सर्कुलर होता है तरीके से, और इसके बीच में जो आपका कर्व होता है ये आपका ट्रांजिशन होता है ना, तो पहले आपका स्ट्रेट, फिर ट्रांजिशन, फिर सर्कुलर, फिर ट्रांजिशन, फिर स्ट्रेट, इस तरीके से आप कर्व को डिजाइन करते हो। तो क्या होगा इसका आंसर आपका ट्रांजिशन कर्व, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये क्वेश्चन बताएं, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ 3% 3 डिग्री कर्व हैविंग 20 मीटर आर्क लेंथ। जल्दी निकाल लिया आपने, गलत निकाला है।
क्या होता है आपका लेंथ इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये लिख सकते हैं क्या? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आर इंटू थीटा। ठीक है, आपको यहां पर क्या निकालना है? आर निकालना है ना, यहां पर आपको क्या निकालना है? आर। तो आर क्या हो जाएगा आपका एल अपॉन थीटा। एल कितना है आपका यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाय 3। इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? डिग्री में, यानी कि 360 अपॉन 2 पाई। क्या होगा? 180 अपॉन पाई भी आप इसको बोल सकते हो। क्या आंसर आ रहा है इसके हिसाब से? 382 मीटर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये? 10। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर, वैसे तो सर्वे में आप पढ़ते हो इस कॉन्सेप्ट को, पर यहाँ पर भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, कोई डाउट है? कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कर्व इन हाईवेज कैलकुलेटेड एज। 30 प्लस आर बाय आर। Find the length of the vertical curve connecting two grades plus 0.5% and minus 0.3% where the rate of change of grade is 0.1% per 30 मीटर। इसका डी होना चाहिए। सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या, जो भी आंसर आ रहा हो, डी आ रहा हो या आ रहा हो, सिंपल कॉन्सेप्ट तो आपका यही होता है ना। क्या होता है आपका आर्क इक्वल्स टू क्या होता है आपका रेडियस इनटू थीटा। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए किसी से भी पूछे हैं, आपके आर्क की डेफिनेशन तो सेम ही होगी ना, रेडियस और की डेफिनेशन तो सेम ही होगी। क्या आएगा ये, है ना, ये किसका फॉर्मूला क्या होता है आपका लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व अगर आपको निकालना है, तो जो भी आपको ग्रेडियंट, ये जो भी आपको क्या दिए हुए हैं ग्रेड दिए हुए हैं, इनको पहले आप क्या कर दीजिए, जो आपको ग्रेड दिए, जैसे आपका 0.5 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड बाय 30, ये हो जाता है आपका लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इक्वल्स टू G1। ठीक है, माइनस आपका, यानी यहाँ पे आप G1 माइनस G2 डिवाइडेड बाय आपका R, जो भी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट है मतलब। ठीक है, तो 0.5 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 30, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 240 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इन एन हाईवे an ascending gradient of 1 in 100 meets with descending gradient of 1 in 80, determine the deviation angle। n कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि ये आपको दिया है अपॉन 0.1% पर 30 मीटर, पर 30 मीटर के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आप किसके हिसाब से बताओगे? इसमें ये आपको दिया है रेडियस ऑफ कर्व 3 डिग्री,
क्या होगा ये 9/400 है ना। n इक्वल्स टू क्या होता है आपका n1 माइनस n2 का मॉड। ठीक है, n1 क्या है आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है, असेंडिंग पॉजिटिव होता है, डिसेंडिंग नेगेटिव होता है। 1/100 माइनस ऑफ -1/80 मॉड में, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9/400। ठीक है, ये फॉर्मूला ये आप याद रखो, बीच में हमेशा माइनस याद रखिएगा। अब जो भी है उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। अगर मान लीजिए डिसेंडिंग की जगह फिर से असेंडिंग होगा तो बीच में आपका नेगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। द स्टॉपिंग और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ समिट कर्व इज कैलकुलेट यूजिंग। ठीक है, तो वैसे हम क्या पढ़ते हैं आपका NS²/4.4, n की जगह यहाँ पर g लिया हुआ है। और अगर यहाँ पर आपसे स्टॉपिंग ना बोलकर OHD बोलता तो क्या होता, स्टॉपिंग ना बोलकर OHD बोलता तो क्या होता। स्टॉपिंग ना बोल के OHD बोलता 9.6। अगर आपसे SHD के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछता तो क्या होता, SHD के केस में अगर आपसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछता तो क्या होता। 0.15 होता। और अगर हाइट ऑफ ड्राइवर पूछता तो 1.2 होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से, जब आप लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालते हो, लेंथ ऑफ वैली कर्व आप जब निकालते हो तो आपकी जो कंसिडरेशन होती है वो कौन से डिस्टेंस की होती है, कौन सा डिस्टेंस आप यहां पर लेते हो। और इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालते हो तो आप कौन सा डिस्टेंस यहां पर लेते हो, ये बताएं मुझे आप। हाँ, OHD में दोनों 1.2 होगा। लेंथ ऑफ वैली कर्व में हम कौन से डिस्टेंस को यहाँ पर, कौन से डिस्टेंस को प्रेफरेंस देते हैं। और जब हम बात करते हैं आपके समिट कर्व की तो वहां पर हम कौन से डिस्टेंस को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपसे ट्रांजिशन कर्व में भी पूछा जा सकता है। ये ट्रांजिशन तो अभी छोड़िए, ये दोनों का ही बताइए। ठीक है, वैली कर्व में आप हेडलाइट साइड डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस बिल्कुल सही बता रहे हैं आप दिलीप। और अगर हम बात करें आपके समिट कर्व की तो क्या होगा, समिट कर्व में हम किसके हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो क्या हम उसको साइड डिस्टेंस बोल सकते हैं। OHD और SHD अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो क्या उसको हम साइड डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहां पर हम साइड डिस्टेंस के हिसाब से इसको डिजाइन करते हैं, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी मैथ्स द पेयर में आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ठीक है, और जब अगर हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं, ठीक है, अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो हेडलाइट डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस होगा आपका यहाँ पर। और अगर आप ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मेन क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रांजिशन कर्व की अगर हम बात करते हैं तो मेन क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, इसको अगर मैं पूछूं आपसे, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और जो आपका डिग्री ऑफ कर्व है, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व और आपका जो डिग्री ऑफ कर्व है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा।
इनवर्स होगा। अच्छा चलिए इसको डिग्री छोड़िए, अगर हम रेडियस के हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है? अगर हम रेडियस के हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा? है ना, इनवर्स होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि लेंथ और ट्रांजिशन कर्व आपका इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे? रेडियस से। अब फिर रेडियस के हिसाब से आप देख सकते हो, है ना, चाहे आपसे आर्क के लिए पूछे, चाहे आपसे थीटा के लिए पूछे, या फिर आपके रेडियस के लिए पूछे, तो इनके बीच के रिलेशनशिप के हिसाब से आप बता सकते हो कि लेंथ और ट्रांजिशन कर्व किस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। A summit curve is formed at the intersection of 4% up and 6% down gradient to prevent the stopping distance of 130 meter. What is the length of summit curve? Length of summit curve आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्या हम, अगर यहाँ पर हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया है यानी एसएसडी दिया है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पर? जब तक हमें मेंशन नहीं है कि आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ड्राइवर चेंज है, तो हम नॉर्मल आपका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना यहाँ पर, NS स्क्वायर अपॉन 4.4। पहले तो हम यही चेक करेंगे, है ना, NS स्क्वायर अपॉन 4.4। एन क्या आएगा आपका यहाँ पर? एन क्या आएगा? एन क्या आएगा? 4 - यानी कि आपका 10%, जिसको आप लिख सकते हो 0.1। तो एल एस हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 4.4, जिसको आप लिख सकते हो कितना? 384। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो हमारे क्वेश्चन बन सकते थे लगभग हमने देख लिए, है ना। इसके अलावा आपका जो हमने सेटबैक डिस्टेंस देखा, तो वो जो आपका बड़े वाले फॉर्मूला जो है वहां पर क्वेश्चन आपके ईजेई में नहीं पूछे जाते उतने ज्यादा, है ना, तो इसलिए हमने उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। इसके अलावा जो हमने आपका लेंथ ऑफ वैली कर्व देखा था, है ना, उससे भी आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके जनरली ईजेई एग्जामिनेशन में। बाकी आप उनके फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करिएगा अगर क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो जाता है, ताकि आप सॉल्व कर पाओ। जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए, है ना। ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं ईएससी के लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, गेट और ईएससी के लेवल का, है ना। आपके एसएससी के लेवल का मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको। तो अगर इससे बाहर जाता है तो फिर कुछ कहीं नहीं जा सकता, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, ये भी वैसे काफी बड़ा है, पर जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतना ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मुझे लगता नहीं आपको मेंस में अलग से इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी क्या? मेनली फिर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रह जाता है ना, है ना। मेंस में हमारा क्या है? मेंस में मेनली आपका काम है कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। गेट और ईएससी के लगभग सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि बेस तो आपका वैसे ही क्लियर है। अगर प्री आपका वेब कवर निकाल रहे हो तो मेनली आपका बेस तो सारा बना ही हुआ है ना, फिर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज्यादा रह जाता है। चलें, अगर हम बात करें आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो पहला होता है आपका, तीन तरीके से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ पार्ट आपका ट्रैफिक स्टडीज और एनालिसिस का पढ़ ले। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस और रेगुलेशन पे बात करेंगे। अब बेसिकली जब हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी इस पर्टिकुलर पॉइंट से काफी क्वेश्चन बनाता है, उल्टे सीधे क्वेश्चन काफी आपके यहाँ पर आते हैं पहले का, अगर आप ट्रेंड देखोगे तो जो आपके ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज और रेगुलेशन है, बहुत अजीब अजीब आपके यहाँ से पूछे हुए हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, क्वेश्चन करेंगे हम बिल्कुल, अगर मैं पढ़ाता हूँ आपको तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, चलें तो शुरुआत करते हैं आपके ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि जो आपका ट्रैफिक है, मेनली पहले हमने क्या किया, पहले हमने आपका हाईवे के जो डेवलपमेंट था या जो इसकी हिस्ट्री थी उसके बारे में समझने की कोशिश की। फिर सेकंड हम समझने की कोशिश की कि हाईवे को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, कौन कौन से हाईवे के अंदर एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से कर्व को डिजाइन किया जाता है, चाहे वो समिट कर्व हो, चाहे वैली कर्व हो, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल कर्व हो, किस तरीके से सेटबैक डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से ऑफ ट्रैकिंग या मैकेनिकल वाइडनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आपका कैम्बर प्रोवाइड करते हैं या फिर आपका मेरिडियन प्रोवाइड करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये एक हमने एक ओवरऑल जो ज्योमेट्रिक डिजाइन में था उसमें हाईवे के बारे में जितनी चीजें होती हैं सारी हमने जान ली।
अब उस हाईवे पे चलेगा कौन? उस हाईवे पे चलेगा आपका ट्रैफिक। तो अब यहाँ पर हम ट्रैफिक के बारे में बात करेंगे, किस पर्टिकुलर जगह पर किस ट्रैफिक की क्या वॉल्यूम होगी, किस पर्टिकुलर जगह पर ट्रैफिक की क्या स्पीड होगी, है ना। अब ट्रैफिक में कौन होगा? ट्रैफिक में हम ही लोग होंगे, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो पहले हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका पहला होता है रोड यूजर। रोड यूजर यानी कि हम जो उस पर्टिकुलर जगह है या उस पर्टिकुलर रोड जो हम बनाने वाले हैं उस पर हम ही चलेंगे। तो हमारी जो कंडीशंस है कि हमारी मेंटल कंडीशन, हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन और उस पर्टिकुलर जगह की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, इस पे भी आपका जो ट्रैफिक के मतलब इस पे भी आपकी जो ट्रैफिक स्टडी है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, वो अफेक्ट करेगी। सेकंड होता है आपके व्हीकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपका जो व्हीकल है उसकी पावर कितनी है, उसकी फोर्स कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका डायमेंशन कितना है, इसके हिसाब से भी आप जो हाईवे है उसको डिजाइन करोगे। तो ये हमारे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हम ये दो चीजें देखते हैं, है ना। अब सबसे पहले आता है आपका विड्थ ऑफ व्हीकल। विड्थ ऑफ व्हीकल आपका, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार और आप देख लो, है ना। जनरली हमने लोड के बारे में बात नहीं की थी यहाँ पर। तो जो लोड होता है आपका सिंगल एक्सल अगर होता है तो 102 और टेंडम एक्सल के लिए आपका 180 किलो न्यूटन होता है ना। ये हो गया हमारे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और भी चीजें होती हैं पर इतना ज्यादा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, क्वेश्चन क्योंकि कम बनते हैं यहाँ से। सेकंड आता है आपका ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। तो पहली तो अभी हमने ट्रैफिक के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया कि हाँ वहां पर आपके रोड यूजर और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड होता है आपका कि वहां पर हम जो ट्रैफिक है उसकी स्टडी करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या क्या एनालिसिस करेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे? वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मेनली हमारा ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पहला होता है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर। उसी को हम क्या बोलते हैं? कितने नंबर ऑफ व्हीकल एक जगह से एक घंटे पर निकल रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका ट्रैफिक का वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर है? नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर इज नोन एज ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, अभी हम कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। तो वही कैपेसिटी जो होती है, अगर आप वॉल्यूम पर लेन देखते हो तो उसको हम कैपेसिटी बोल देते हैं। अगर आप एक लेन में क्या वॉल्यूम है इसके बारे में बात कर रहे हो तो उसको हम कैपेसिटी बोल देते हैं। आगे वो हम देखेंगे। अब ये ट्रैफिक वॉल्यूम को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। किसी जगह पर आपको देखना है कि कितने व्हीकल निकल रहे हैं, तो एक तो आप मैनुअली काउंट कर लो कि एक घंटे में उस पर्टिकुलर जगह से कितने व्हीकल निकल रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास होता है मैकेनिकल मेथड, जिसमें आप इंपल्स मतलब जब कोई व्हीकल आएगा तो इंपैक्ट आएगा। मान लीजिए आपने नीचे रोड पे प्लेट लगा दी, प्लेट पे इंपैक्ट आएगा तो आपका काउंट बढ़ता जाता है। तो सेकंड हमारे होते हैं कौन से मेथड? मैकेनिकल मेथड, जिसमें आपका इंपल्स हम यूज करते हैं जो कि ट्रैफिक मूवमेंट कॉज कर रहा होता है ना। इसमें आपके न्यूमेटिक मेथड होते हैं, रेडार डिटेक्टर और मैग्नेटिक मेथड भी होते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज है यहाँ पर। सबसे पहले आपका एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है? आपका वीकली ट्रैफिक, इट इंक्लूड्स वीकली ट्रैफिक, वीकली वेरिएशन ऑफ ट्रैफिक। यानी एक हफ्ते में जो भी आपका टोटल ट्रैफिक आया 7 दिन में, उस टोटल ट्रैफिक को आप डिवाइड कर दो 7 से, तो आपको एवरेज डेली ट्रैफिक मिल जाएगा। आपने पूरा 7 दिन का ट्रैफिक देखा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पूरा आपने 7 दिन का ट्रैफिक देखा। जो भी आपको ट्रैफिक मिला उस पूरे ट्रैफिक को अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका डेली ट्रैफिक मिल जाएगा। अगर आप 365 दिन देखो, एक साल पूरा देखो और उसको आप 365 से डिवाइड कर दो, पूरे एक साल तक आपने ट्रैफिक के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया और फिर उसको आपने 365 से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। ठीक है, इसके बाद जो आप वॉल्यूम, जो आपका अलग अलग वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम तो चेंज होता जाएगा, डिपेंड करेगा आपकी टाइम क्या है। जैसे आपका ऑफिस जब छूटते हैं, जब ऑफिस लगते हैं, तो टाइम, उस टाइम पर ट्रैफिक की वॉल्यूम ज्यादा होती है ना। तो अगर आप जो टाइम के हिसाब से ट्रैफिक के वॉल्यूम का चार्ट बनाओ तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड चार्ट। तो ट्रेंड चार्ट क्या होता है? आपका वॉल्यूम ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर इज कैलकुलेटेड। इट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग, एक्सपेंशन, डिजाइन एंड रेगुलेशन। अगर आपको पता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक होता है तो उस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आपकी जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रेंड चार्ट किससे रिलेटेड होता है? क्वेश्चन यही हमसे पूछा जाता है। ट्रेंड चार्ट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, देन आपका ट्रैफिक फ्लो मैप हम बना सकते हैं कि मतलब किस किस रूट के अलोंग आपका ज्यादा ट्रैफिक है। नेक्स्ट आता है आपका 30th हाईएस्ट हावरली वॉल्यूम, है ना। तो टोटल आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो भी अलग अलग आवर की आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, है ना। पूरा आपका जो साल होगा उसमें आप जितने भी आवर होंगे, हर आवर का आप क्या करोगे? वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे। तो जो भी आपका 30th हाईएस्ट हावरली वॉल्यूम होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर वाला नहीं, 30th नंबर में जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका जो हाईवे है उसको आप डिजाइन करते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो एक साल में जो कंजेशन के चांसेस होते हैं वो सिर्फ 29 बार ही होते हैं। ठीक है, ये हमने बाहर से अडॉप्ट किया है ना। इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि 30th ही क्यों। तो मेनली जो आपके फॉरेन में होता है ये वाले कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, तो हम भी वही करते हैं।
तो जनरली क्या हो गया आपका, जो 30 आपने पूरा 1 2 3 4 करके ऐसे 30 आपने 30 जो आपके हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम है वो निकाल लिए, तो 30th नंबर पे जो आपका होता है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करके आपका जो हाईवे उस पर डिजाइन करेंगे। तो अगर आप 30th हाईएस्ट अवर्ली वॉल्यूम से हिसाब से डिजाइन करते हो हाईवे को, तो एक साल में जो कंजेशन के चांसेस होंगे आपके वो सिर्फ और सिर्फ 29 बार ही होंगे, यानी पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 29 बार ही जाम लगेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो जाता है आपका 0.33%। चले, इसके बाद आते हैं आपके एक्सपांशन फैक्टर। एक्सपांशन फैक्टर जैसे अगर मान लीजिए आपको अवरली एक्सपांशन निकालना है, तो यहां पर ऊपर आपको क्या रखना है, आवर से छोटा, आवर से बड़ा क्या होता है आपका, डे, है ना। तो यहां पर आपने लिख दिया क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर सिंगल डे डिवाइड बाय आवर। अगर आपको डेली निकालना है तो डे से बड़ा क्या होगा, वीक, तो ऊपर आपने रख दिया वीक, नीचे आपका आ गया डे। मंथली निकालना है तो मंथ के ऊपर क्या हो जाता है आपका ईयर, तो ऊपर ईयर और नीचे मंथ, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्लियर है, जो आपके एक्सपांशन फैक्टर है। देन होता है आपका पीक अवरली फैक्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीक अवरली फैक्टर आपका रेशियो होता है जो आपकी एवरेज वॉल्यूम है 60 मिनट पीरियड का डिवाइडेड बाय, एक आपका 60 मिनट पीरियड का जो एवरेज वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय आपके 15 मिनट्स के, अगर आप एक आवर में देखोगे तो 15 मिनट के 4 स्लॉट बनते हैं, तो हर 15 मिनट का जो एवरेज वॉल्यूम है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो इनका जो रेशियो है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका पीक अवरली फैक्टर। फिर से समझिए इसको, पीक अवरली फैक्टर क्या है कि जो आपका एक 60 मिनट का एवरेज वॉल्यूम है वो ऊपर रखा आपने, डिवाइड बाय, अब उसको आपने आवर को 15 मिनट के 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, है ना, 4 टुकड़ों में तोड़ दिया तो 15 मिनट का वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, फिर 15 मिनट का, फिर 15 मिनट का, और फिर 15 मिनट का, इसका जो रेशियो है वो होता है आपका पीक अवरली फैक्टर। और ये जो वैल्यू है ये 0.25 से लेकर आपका 1.00 के बीच होती है ना, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है ना। इसको चाहो तो आप 10-10 मिनट के 6 टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो, या 20-20 मिनट के 3 टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसा दिया है ना, जरूरी नहीं है। ये हो गई हमारी वॉल्यूम के बारे में बात। सेकंड होती है आपकी, जब आप कहीं पर ट्रैफिक चलोगे, मतलब कहीं पर जब ट्रैफिक जाएगा तो एक तो कितना ट्रैफिक है, दूसरा उस ट्रैफिक की स्पीड क्या है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना होता है। तो स्पीड के अंदर हम 4 चीजें देखेंगे। पहला तो हम बात करेंगे किसके बारे में, स्पॉट स्पीड, है ना। तो स्पीड ऑफ डिफरेंट व्हीकल वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, हेंस प्रेजेंट रिप्रेजेंट दीज वेरिएशन वेरीज स्पीड्स। अलग अलग तरीके की स्पीड्स के बारे में हम बात करते हैं, सिंपल। पहला होता है आपका स्पॉट स्पीड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो किसी भी आपके व्हीकल की स्पीड है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉट स्पीड। नाम से समझ में आता है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, जैसे मान लीजिए आपका रोड है, तो यहां पर हम एक स्पॉट पे बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्पॉट पे आपके व्हीकल की स्पीड क्या है वो आप निकाल सकते हो स्पॉट स्पीड से, है ना। आगे हम बात करेंगे अभी उसके, इसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो आपकी स्पॉट स्पीड है इसको आप क्या बोलते हो, तो इसी को आप इंस्टेनियस स्पीड बोलते हो, पहली चीज। देखिए यहां पर मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, ये वॉल्यूम बोला मैंने, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम के हिसाब से डिजाइन करते हो, पर जैसे आप वॉल्यूम के लिए डिजाइन कर रहे हो वैसे ही आप स्पीड के लिए डिजाइन करोगे, तो जो स्पीड होती है वो 98 परसेंटाइल स्पीड के हिसाब से आप डिजाइन करते हो, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है ना। तो अभी पहले हम वॉल्यूम, जब वहां पहुंचेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। तो स्पॉट स्पीड जो होती है वो आप किसकी मदद से निकालते हो, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। अगर आप पीवाईक्यूज उठाओगे अलग अलग एग्जामिनेशन की तो सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका यहां से। तो ये जो आप स्पीड कैलकुलेट करते हो स्पॉट स्पीड, वो आप एनोस्कोप की मदद से कैलकुलेट करते हो। किसकी मदद से, एनोस्कोप की मदद से, यही वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप प्रेशर कॉन्टेक्ट ट्यूब, डॉपलर रडार, लूप डिफ्लेक्टर, ग्राफिक रिकॉर्डर, फोटो इलेक्ट्रिक मीटर, रडार स्पीड मीटर, फोटोग्राफिक मेथड, इन सब से भी कर सकते हो। क्वेश्चन बनता है वो आपका एनोस्कोप से ही बनता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि स्पॉट स्पीड आप किसकी मदद से कैलकुलेट करते हो, तो स्पॉट स्पीड आप एनोस्कोप की मदद से कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, ये हो गई आपके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। पर हमेशा हमको स्पॉट से मतलब नहीं होगा, टोटल हम पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड भी निकालना चाहते हैं, तो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो भी दो तरीके की होती है। नहीं, इसमें आपसे पूछेगा कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वी कैन मेजर द स्पॉट स्पीड, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। या हाँ, इस तरीके से पूछ सकता है कि एनोस्कोप इज यूज टू कैलकुलेट विच टाइप ऑफ स्पीड, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे हम।
पहला आता है आपका टाइम मीन स्पीड, ठीक है। तो इट इज द एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ पॉइंट। ये क्या होता है, आपका जो स्पॉट स्पीड है उसका एवरेज होता है, ठीक है। टाइम मीन स्पीड में हम क्या बात कर रहे हैं, आपके जो स्पॉट स्पीड ऑफ व्हीकल एट अ पॉइंट टेकन ओवर ओवर ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका, हम क्या निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं आपके नंबर ऑफ व्हीकल और उनकी जो वेलोसिटी है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपका, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। जैसे आपसे बोला कि 10 व्हीकल जो है वो 20 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से आपसे बोलेगा कि 10 व्हीकल जो है वो चल रहे हैं आपके 20 की स्पीड से, 30 व्हीकल जो है वो चल रहे हैं 30 की स्पीड से, और 40 व्हीकल जो है वो आपके चल रहे हैं 10 की या 50 की स्पीड से मान लो। आप हमें बताएं कि टाइम मीन स्पीड क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10 प्लस 30। इस तरीके से आप टाइम मीन स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हम एक स्पॉट की बात कर रहे हैं और टाइम देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, क्या होता है आपका अर्थमेटिक मीन, ये होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्पेस मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड में हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। इट रिप्रेजेंट द एवरेज स्पीड ऑफ अ व्हीकल इन अ सर्टेन रोड लेंथ। एक पर्टिकुलर रोड लेंथ पे आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, मान लीजिए ये आपका पूरा रोड लेंथ है, इस रोड लेंथ पे जो एवरेज स्पीड है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका एवरेज रोड लेंथ होगा, ठीक है। इस पूरी रोड लेंथ पे जो एवरेज स्पीड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक स्पॉट की बात कर रहे थे, तो ये होता है आपका हार्मोनिक मीन, n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन v1 प्लस n2 अपॉन v2 प्लस n3 अपॉन v3। इसी तरीके से सेम आप देखते हो कहां पर, जब आप परमेबिलिटी बढ़ रहे होते हो ना, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी सेम। क्लियर है, वहां पर भी आप हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन की बात करते हो, है ना। जब हम बात करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल फ्लो जब हो रहा होता है तो वहां पर हम आपका अर्थमेटिक मीन देखते हैं, और जब आपका पैरेलल फ्लो हो रहा होता है उस कंडीशन पर हम हार्मोनिक मीन देखते हैं। चलिए, जो आप पूछ रहे थे डिजाइन स्पीड, तो आपकी टोटल आपको 4 तरीके की डिजाइन स्पीड याद रखना है। पहला 98 परसेंटाइल, दूसरा 85 परसेंटाइल, तीसरा 15 परसेंटाइल, ठीक है। पहला होता है आपका सीपेज के, नहीं परमेबिलिटी के केस में। सीपेज में कहाँ आप यूज करते हो इसको, सीपेज में नहीं करते। सीपेज के केस में आप फ्लो नेट बनाते हो, उसके अलावा आप क्रिटिकल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हो, और थर्ड आप सीपेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला है आपका 98 परसेंटाइल स्पीड। 98 परसेंटाइल स्पीड, जैसे अभी आप टेस्ट देते हो, है ना। जब आप टेक्स्ट बुक की मैं बात करूं, यहां पर जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको दिखता होगा एक परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, या आपका 80 परसेंटाइल या 70 परसेंटाइल। क्या होता है इसका मतलब, 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल जो आपको दिखता है, क्या हो सकता है 99 परसेंटाइल भी दिखता हो, तो इसका मतलब क्या होता है ना। टेस्ट जब आप देखते हो, एनालिसिस आप जब देखते होगे, तो वहां पर ही आप परसेंटाइल देखते होगे, 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल। इसका क्या मतलब है, मैक्स, है ना, मैक्स थोड़ी होगा। मैक्स का क्या मतलब, अगर मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, आपने टेस्ट दिया, आपके 140 नंबर आए, ठीक है, 200 में से। आपने जब एनालिसिस किया तो आपने देखा कि आप 99 परसेंटाइल आपका रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन की कहाँ बात कर रहे हैं हम, मैं तो पूरे एनालिसिस की बात कर रहा हूँ ना, जो लास्ट में आपको परसेंटाइल दिखाता है। अगर 99 परसेंटाइल आपको बता रहा है, दैट मीन्स आप 99% लोगों से क्या हो, आगे हो। सिर्फ 1% लोग जो है वो आपसे आगे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यानी 1% लोगों का जो आपका मार्क्स है वो आपसे बेटर है। तो सेम कंडीशन पर यहाँ पर भी बात हो रही है। जब हम 98 परसेंटाइल स्पीड की बात कर रहे हैं, तो 98% लोग
मान लीजिए मैंने जो 98 परसेंटाइल स्पीड है मेरी 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 98 परसेंटाइल स्पीड है मेरी 100 किलोमीटर पर आवर। तो 98%, अगर 100 लोग की मैं बात करूं तो 98 लोग की जो स्पीड होगी वो 100 से कम होगी। 100 से कितनी भी कम हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 से कम तो 99 होगी, 98 होगी, 100 से और भी कितनी, 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकती है, पर 98% लोग इस 100 की स्पीड से नीचे होंगे। बस 2% लोग ऐसे होंगे या 2 लोग ही ऐसे होंगे जो आपकी 100 की स्पीड के ऊपर होंगे, है ना। तो 2% सौदागर ही ऐसे होंगे जो आपके 100 की स्पीड के ऊपर गाड़ी को चला रहे होंगे। तो ये बताता है आपका 98 परसेंटाइल स्पीड। तो जब हम हाईवे को डिजाइन करते हैं तो 98 परसेंटाइल के हिसाब से डिजाइन करते हैं। हमें मतलब नहीं कि जो 2% लोग आगे चले गए, है ना, जो 2% लोग 100 के ऊपर चला रहे हैं गाड़ी, वो अपनी खुद जिम्मेदार है उसके। पर 100 के अगर आप ऊपर चले, 100 तक अगर आप गाड़ी चलाते हो हाईवे में, तो आपको हाईवे की वजह से कुछ नहीं होगा, मतलब हाईवे हमारा केपेबल है इतनी स्पीड पे आप ताकि गाड़ी चला पाओ। ठीक है, क्लियर है। 98 परसेंटाइल क्या है। अब इसमें भी जो 85 परसेंटाइल होती है, जैसे मान लीजिए किसी हाईवे, आप देखते होगे हाईवे में अगर आप जाओ कभी एक्सप्रेस में जाओ तो वहां पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं, 100 सेफ स्पीड लिखी रहती है वहां पर, है ना। सेफ स्पीड का मतलब यह है कि अगर आप मैक्सिमम हाईवे तो हम डिजाइन कर रहे हैं 120 140 के लिए, आपका 120 या 140 के हिसाब से भी आप चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सेफ स्पीड एक होती है कि यहां तक आप इस तक चलाओगे तो सही रहेगा, तो वो आपकी सेफ स्पीड है, वो 85% होती है। जैसे अगर मान लीजिए हाईवे हमने डिजाइन किया 150 के हिसाब से, तो वहां की सेफ स्पीड होगी आपकी 120, मतलब 85 परसेंटाइल जो स्पीड होती है वही आपकी सेफ स्पीड होती है। यानी 85% लोग जब भी आप कोई एक्सप्रेस में जाओगे, तो अगर मान लीजिए वहां की सेफ स्पीड, वहां की आपकी स्पीड जो है हाईवे को हमने डिजाइन किया 150 के हिसाब से, तो 150 पे कोई गाड़ी नहीं चला रहा होगा। 85% लाइन जो लोग हैं वो 120 या 110 पे ही चला रहे होंगे। तो ऐसी स्पीड जहां पर 85% लोग आपके क्या होते हैं, उस स्पीड के नीचे होते हैं, उस स्पीड को हम बोलते हैं आपकी 85 परसेंटाइल स्पीड। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट होती है आपकी लोअर सेफ लिमिट, है ना। अगर आप बहुत धीमी गाड़ी चलाओगे किसी हाईवे में तो भी खतरनाक है। जो लोअर सेफ लिमिट होती है वो होती है आपकी 15 परसेंटाइल स्पीड। ठीक है, तो ये ऐसी स्पीड है जहां पे 15% लोग इस स्पीड के नीचे होते हैं, तो ये लोअर सेफ लिमिट होती है। बताएं, यहाँ पे कोई डाउट है तो आपसे पूछ सकता है लोअर लिमिट ऑफ स्पीड। सेकंड आपसे पूछ सकता है एक आपसे पूछ सकता है डिजाइन स्पीड क्या होती है, और एक आपसे पूछ सकता है कि सेफ स्पीड क्या होती है। क्लियर। अब आप बताएं ये मॉडल स्पीड क्या होती है, ये मॉडल स्पीड क्या होती है बताएं। ये मॉडल स्पीड क्या है। अगर हम किसी हाईवे की बात करें, मान लीजिए एक्सप्रेस वे है, ठीक है, इस एक्सप्रेस वे में ज्यादातर व्हीकल कितनी स्पीड से चलेंगे। जनरली अगर हम बात करें किसी भी एक्सप्रेस वे में, तो ज्यादातर व्हीकल जो होते हैं वो 80 की स्पीड पे चलते हैं, है ना। अगर कार की हम बात करें तो ज्यादातर जो आपकी कारें होंगी वो 80 पे चलेंगी। बाइक की बात करें तो वो आपकी 60 से लगभग लगभग 60 पे ज्यादातर गाड़ियां चलती हैं। तो ऐसी स्पीड जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवल कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडल स्पीड। ठीक है, अब हो सकता है कि आपकी यहाँ पर सेफ स्पीड जो हो वो 120 हो, उससे हमें मतलब नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जिस स्पीड पे ट्रेवल कर रहे हैं वो आपकी मॉडल स्पीड होती है। ठीक है, ये क्लियर है मॉडल स्पीड क्या डिफरेंस है आपकी सेफ स्पीड से। इसके बाद देखिए दो चीजें देख ली हमने। एक हमने क्या देखा सबसे पहले, स्पीड स्टडी में सबसे पहले हमने देखा आपकी स्पॉट स्पीड। तो आप एक जागरूक ड्राइवर हैं, है ना, आपके जैसे अगर सब लोग हों तो ट्रैफिक की हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट ही होना बंद हो जाए। पर सब लोग जागरूक नहीं होते, कुछ लोग 100 की स्पीड पे भी चला रहे होते हैं, है ना। तो पहले हमने क्या देखा आपका स्पॉट स्पीड, सेकंड हमने देखा आपका एवरेज स्पीड, थर्ड अब यहाँ पर आता है आपका, मतलब इसी के अंदर है आपका एवरेज स्पीड के अंदर ही है ना। एवरेज स्पीड के अंदर टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, और आपका ये आपका थर्ड ही है ना, उसके अंदर नहीं है स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, अब स्पीड एंड डिले स्टडी की बात करें अगर हम, तो आपको क्या पता करना है यहाँ पर, जैसे आप घर से निकले, है ना, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना था। ठीक है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने, मान लीजिए इस तरीके से आपका
ट्रेवल था। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो पाथ था वो इस तरीके से था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशन होंगी जहां पर आपका कंजेशन हो सकता है ना, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, डिले होगा। तो ये डिले स्टडी से हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर आपको क्या हो रही है, जहां पर आपको देरी हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी स्पीड एंड डिले स्टडी में। तो जनरली यहाँ पर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपको टाइम क्या लगा, और दूसरा कहाँ पे आपको कंजेशन हुआ यानी कि डिले हुआ। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वहां पर जो भी आपके इंप्रूवमेंट्स हैं उनको हम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा ही आपको डिले हो रहा है, तो वहां पर हम ऊपर से क्या बना सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं, या वहां पे हम आपका ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वहां पर फिर इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये स्टडी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। अब इसको याद रख सकते हो आप कैसे, है ना। तो पहले तो कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी फ्लोटिंग कार मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, इंटरव्यू टेक्निक, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन और फोटोग्राफिक टेक्निक। ठीक है, तो यहां पर आप देखो फाइल बन रहा है, फ्लोटिंग कार, इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फाइल इन पेन ड्राइव आप याद रख सकते हो। तो फाइल से हो गया आपका FILE, और पेन ड्राइव से आपका फोटोग्राफिक मेथड। जब पेन ड्राइव नहीं याद रखना है तो आप, हाँ जैसे भी आपको याद रखना हो, तो P फाइल आप याद रखो, जो भी आपको लगाना हो। क्लियर है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्पीड एंड डिले स्टडी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट हमारी है क्या, पहली मेथड जो है फ्लोटिंग कार मेथड, है ना। जनरली ये पूछी नहीं जाती है, पर अगर सारी मेथड्स की हम कंपैरिजन में बात करें तो ये वाली मेथड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी के जहां से आपका न्यूमेरिकल अगर बन सकता है तो, है ना। तो फ्लोटिंग कार मेथड में पहले तो हमको देखना होता है कि हम किस पर्टिकुलर रोड की बात कर रहे हैं, है ना, और हमको किस रूट के अलॉन्ग हमको आपका जो स्पीड है उसको कैलकुलेट करना है, स्पीड एंड डिले पता करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको ए से बी के अलॉन्ग जो है वो स्पीड और डिले पता करना है, यहाँ पर हमको बी से ए के अलॉन्ग नहीं पता करना है, हमें ए से बी। जैसे अगर आप आपके घर से कहीं पर जा रहे हो, तो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ए से बी तक का हमको फर्क मतलब है, बी से ए जो लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो एक डायरेक्शन पहले हमें डिसाइड करनी होती है। ठीक, तो जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपको डिसाइड करना है, यानी जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपको स्पीड को निकालना है, तो वो होता है आपका ए से बी जाने पे जो आपको टाइम लेगा, तो वो लगा आपका टाइम विद द स्ट्रीम। ए से बी आपको पता करना है, तो ए से बी जाने पे जो आपको टाइम लगा तो वो हो गया आपका टाइम विद द स्ट्रीम। अब आप ए से बी जाने के बाद एक बार बी से ए भी आके देखोगे, तो उसको हम बोलते हैं टाइम अगेंस्ट द स्ट्रीम। टाइम अगेंस्ट द स्ट्रीम, है ना, ए से बी हमारी क्या है, स्ट्रीम है, तो उसके हम बी से ए आ रहे हैं, तो ये हो गया आपका टाइम अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक, इसके बाद ए से बी में आप जाते हो तो यहां पर एक टर्म होती है आपकी एन वाई यानी कि ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन, यानी कितनों ने हमें ओवरटेक किया, तो वो हो गया आपका ओवरटेकिंग। यानी आप जब ए से बी जा रहे थे तो हो सकता है कि 10 व्हीकल ने आपको ओवरटेक किया, तो वो हो गया आपका ओवरटेकिंग व्हीकल। और हो सकता है कि 5 व्हीकल को आपने भी ओवरटेक किया, तो वो हो गया आपका ओवरटेकन। तो ओवरटेकिंग यानी कितनों ने हमको ओवरटेक किया, माइनस ओवरटेकन हमने कितनों को ओवरटेक किया, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एन वाई। और जब आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, यहां से यहां, तो इस डायरेक्शन पर आपको जो व्हीकल दिखते हैं, कितने नंबर व्हीकल यहां से यहां जा रहे थे ए से बी, जब आप बी से ए आ रहे थे, उसको हम बोलते हैं एन ए। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखते हो सारी वैल्यूज को, एन ए प्लस एन वाई डिवाइडेड बाई टी ए प्लस टी डब्ल्यू, तो आपको फ्लो ऑफ व्हीकल मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको टाइम निकालना है तो इसको आप टी डब्ल्यू टाइम विद द स्ट्रीम माइनस एन वाई अपॉन जो आपने फ्लो निकाला है उससे डिवाइड कर दो। क्लियर है ये? अब इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। अगर हम एन की बात करें तो एन ए पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका एन वाई आएगा डिवाइडेड बाय फिर टी ए आएगा, फिर आपका टी डब्ल्यू आएगा। तो ये आपका सिक्वेंशली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं भी जा सकते हो आप, बंगला गुरुद्वारा जाना, चांदनी चौक जाना है, कहीं भी जाना है आप जा सकते हो। ठीक है, अभी तो फिलहाल लाइट चली गई है। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, टी बार। टी बार की अगर हम बात करें तो ये आपका एवरेज जर्नी टाइम होता है, जो कि होता है आपका टी वाई माइनस एन वाई अपॉन क्यू। तो इसको आप थैंक यू से याद रख सकते हो, है ना, टी वाई माइनस एन वाई अपॉन क्यू। क्लियर है? ठीक है, लास्ट आपका यहाँ पर ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन का मतलब कहाँ ये है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो और आपको एंड कहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, कि जनरली आप कौन सा रूट ज्यादातर प्रेफर करते हो, जनरली आप कौन से रूट पे ज्यादा ट्रेवल करते हो, आपका जनरली ऑरिजिन क्या होता है और डेस्टिनेशन क्या होता है, तो ये आप ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन की मदद से निकालते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, और एक मान लीजिए पॉइंट सी है,
तो यहाँ से कुछ लोग निकलते हैं और कुछ लोग सी की तरफ जाते हैं और कुछ लोग बी की तरफ जाते हैं। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ज्यादा लोग का ऑरिजिन मान लीजिए ए था और ए से ज्यादातर लोग अगर सी की तरफ जा रहे हैं, तो जब हमें रोड बनाने में प्रेफरेंस देनी होगी वो हम किसको देंगे, आपका ए से सी वाली रोड को, क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो डेस्टिनेशन था वो क्या था, सी था। कम लोगों का जो डेस्टिनेशन था बी था। अगर इसका उल्टा होता कि बी की तरफ ज्यादा लोग जा रहे होते तो रोड बनाने की तरफ टाइम पर हम जो प्रेफरेंस देते वो रोड बी को देते। क्लियर है? तो दिस स्टडीज हेल्प्स इन प्लानिंग न्यू हाईवेज एंड इंप्रूविंग द एक्सेस एग्जिस्टिंग सर्विसेज। यहाँ पर भी आपकी काफी सारी मेथड होती है, रोड साइड इंटरव्यू, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, टैग ऑन कार मेथड, होम इंटरव्यू मेथड और वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। इसमें से कोई भी ऐसा मेथड है जो समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाते हैं हमें। रोड साइड इंटरव्यू क्या होगा, लाइसेंस प्लेट मेथड क्या होगा, रिटर्न पोस्ट कार्ड, टैग ऑन कार, होम इंटरव्यू या फिर आपका वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड क्या होगा। बताएं, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा डिजायर लाइंस। डिजायर लाइंस क्या होती हैं कि जो आपकी ओरिजिन और डेस्टिनेशन है उनको जोड़ने वाली लाइन है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको बता रहा था ए से बी और फिर सी, खत्म हो जाना दीजिए, क्वेश्चन करेंगे ना, टेंशन ना लें आप, है ना, वो टेंशन मेरी है। तो अगर ए से बी, अगर आप डिजायर लाइन बना रहे हो, मान लीजिए आपने डिजायर लाइन बनाई है, तो जितनी ज्यादा गाढ़ी डिजायर लाइन होगी, इस तरीके से अगर डिजायर लाइन है तो दैट मीन्स नंबर ऑफ लोग जो ए से बी जा रहे हैं वो ज्यादा है। और जितनी पतली डिजायर लाइन है यानी कि उतने कम लोग आपके ए से सी की तरफ जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आपकी विड्थ होगी उतने ज्यादा यानी आपके नंबर ऑफ ट्रिप्स है ना। तो ये आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि डिजायर लाइन किस केस में बनाई जाती है। तो ऑरिजिन और डेस्टिनेशन के केस में आपकी डिजायर लाइन्स को बनाया जाता है। चलें क्वेश्चन देखते हैं इसके, आप बताएं। क्या होता है ये पीक आवरली फैक्टर? है ना, 4 into 315 एवरेज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? डी सही होगा। कहां से कहां तक होते हैं? 0.25 से लेकर आपका 1 तक ये होता है। चलिए नेक्स्ट बताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज्यादा लंबा ना खींचे हमारा ये। कॉई स्पीड स्पीड सेफ स्पीड लिमिट इन अ जोन करस्पॉन्ड्स टू, सेफ स्पीड लिमिट क्या होती है हमारी? 15, 18, 85, 98 की 30? कौन सी होती है आपकी सेफ स्पीड स्पीड? सेफ स्पीड कौन सी होती है आपकी? 85% है ना, ये हमारी सेफ स्पीड होती है। डिजाइन हवरली वॉल्यूम इंडिकेट, डिजाइन हवरली वॉल्यूम क्या बताता है? maximum hourly traffic volume, hourly volume that is exceeded 29 times in a year, hourly volume that is exceeded 9 times in a year, और hourly volume that is exceeded 19 times in a year, 29 times। चले, चांसेस ऑफ कंजेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन क्या होती है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन क्या होता है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन क्या होता है? जीरो? ना ना, जीरो नहीं होता। अब 929 टाइम्स तो आपका एक साल में वो बढ़ गई ना वैल्यू, तो जीरो कैसे होगी? 0.33, हाँ ठीक है, 0.33। नेक्स्ट बताएं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी इज टू बी कैरिड आउट एट अ लार्ज इंटरसेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शैल बी प्रिफर्ड फॉर सच अ केस? बताएं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लाइसेंस प्लेट मेथड,
ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड है, पर यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लार्ज इंटरसेक्शन। लार्ज इंटरसेक्शंस पर आपको काम कर रहे हो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपका जो इंटरसेक्शन है वो काफी बड़ा है। तो क्या होगा यहाँ पर, टैग ऑन कार मेथड, ठीक है, लाइसेंस प्लेट मेथड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, लाइसेंस प्लेट मेथड। क्लियर है नहीं? अगर इंटरसेक्शन छोटा होता तब हम दूसरे मेथड यूज कर सकते थे। इसका होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पुलिस। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन ज्यादा था तो लाइसेंस प्लेट हमारे लिए कन्वीनियंट होगा, है ना। ज्यादातर व्हीकल है तो हम लाइसेंस प्लेट के हिसाब से वहां पर क्या कर सकते हैं, लाइसेंस प्लेट देखकर वहां पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। छोटा होता तो फिर आप रोड साइड इंटरव्यू या फिर दूसरे मेथड आप यूज कर सकते थे। ठीक है, विच व्हीकल सर्वे इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पुलिस। पुलिस की रिक्वायरमेंट किस में लगेगी भाई, आपको बताएं। होम इंटरव्यू सर्वे, पोस्ट कार्ड क्वेश्चनरी सर्वे, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट सर्वे। ठीक है, रोड साइड इंटरव्यू सर्वे, है ना। कोई को अगर इंटरव्यू लेना है तो पुलिस की मदद लगेगी, वरना मना कर देंगे, क्यों देंगे फिर, है ना। तो ए आपका यहाँ पर सही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजायर लाइन्स आर ड्रॉन। डिजायर लाइन का में बनाते हैं हम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। कोई पुलिस नहीं रहेगा तो फिर आपका कोई देगा ही नहीं इंटरव्यू। द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ व्हीकल एट अ पॉइंट। द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल्स एट अ पॉइंट ऑन द रोडवे इज रिप्रेजेंटेड एज। बताएं। टाइम मीन स्पीड, है ना। क्यों यहाँ पर टाइम की स्पीड, क्योंकि यहाँ पर हम एट अ पॉइंट, फिर अलोंग सर्टेन रोड लेंथ होता है यहाँ पर, तो क्या होता है आंसर। अगर यहाँ पर हम अलोंग सर्टेन रोड लेंथ की बात कर रहे होते तो क्या होता आंसर। तो फिर स्पेस में स्पीड होता है ना। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पूछा ही हुआ है। द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ सर्टेन रोड लेंथ, यहाँ पर क्या होगा। स्पेस मीन स्पीड होगा, है ना। ये वाला बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज स्पीड इज कंसीडर्ड एज लोअर सेफ लिमिट फॉर व्हीकल। फिफ्टीन परसेंटाइल। एक मिनट। ठीक है, क्लियर है अभी। अब बताएं। क्या बोल रहे हैं। स्पेस मीन स्पीड इक्वल कैसे हो सकता है, कैसी बातें कर रहे हो आप। स्पीड और डेंसिटी कैसे बराबर हो सकती है। बताएं, इसको बताएं।
मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. स्पॉट ट्रैफिक, चलें स्पॉट स्पीड क्या होगी आपकी 3421, ठीक है बिल्कुल सही बता रहे हो 3421 है ना 3421। तो स्पॉट स्पीड आपकी क्या होगी, किससे पता करते हो आप ये, डॉपलर रडार से। ठीक, ट्रैफिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये आप किससे करते हो, आपका न्यूमेटिक ट्यूब से। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन अगर आपको पता करना है तो वो आप पता करते हो किससे, रोड साइड इंटरव्यू से। और पार्किंग स्टडी आपकी बाय वीडियो टेप। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो ये 2005 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ। ये आपका ESC 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द स्पॉट स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन मूव इज। यहाँ पर हमने टिक नहीं लगाया। एनोस्कोप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी रिपीट होता है। बताएं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। स्पेस मीन स्पीड, जर्नी स्पीड, रनिंग स्पीड और स्पॉट स्पीड। थ्री फोर वन टू, यानी कि एक आप बता रहे हो क्या, थ्री, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बी की बात करें तो बी का आप बता रहे हो क्या, जर्नी स्पीड आप किस में कैलकुलेट करते हो, डेले स्टडीज में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर आपकी रनिंग स्पीड की तो रोड कंडीशन, और आपका स्पॉट स्पीड जो होगा वो आपके रेगुलेटरी मेजर्स। तो 3412, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कोई डाउट है इसमें? ये ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? ओवर स्पीड एंड डिले स्टडीज ऑन अ प्री सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ अ हाईवे आर कंडक्टेड बाय। सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, ओवर अगर आप कर दो यहाँ पर तो आपको और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। स्पीड एंड डिले सीधे सीधे पूछ रहा है, किससे करते हैं। स्पीड एंड डिले क्या बताना चाह रहा है आपको, कि पर्टिकुलर एक जब ट्रेवल आप जा कर रहे थे ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो आपको कहाँ पे आपकी टोटल एवरेज स्पीड क्या थी और कहाँ कहाँ आपको कंजेशन देखने को मिला, ये आपको स्पीड एंड डिले बताता है। कैसे पता कर सकते हो आप उसको, जब आप फ्लोटिंग कार है ना, सबसे पहले हमने यही मेथड पढ़ा आपका यहाँ पर, फ्लोटिंग कार। एनोस्कोप कैसे, एनोस्कोप क्या पढ़ा हमने अभी, ये आप स्पॉट स्पीड निकालते हो ना इससे, तो एनोस्कोप से। यहाँ पर स्पॉट स्पीड थोड़ी ना निकालना हमें। क्या करोगे, मूविंग थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बताएं, कोई डाउट है इसमें? हाँ, स्पीड एंड डिले की बात कर रहे थे हम। इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंस सर्वे डेटा आर रिलेटेड विथ। क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना?
इंटरनेशनल ट्रैफिक इंटेलिजेंट सर्वे डेटा। तो सही आंसर है क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी कहाँ पढ़ा आपने? चलिए एक बार आपको डी लग रहा है तो मैं चेक कर लूंगा, पर इसका जो आंसर है वैसे वो सी है। ठीक है, आप सभी को डी लग रहा है। विच स्पीड इज टेकन एज डिजाइन स्पीड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे? विच स्पीड taken as design speed for geometric design of highway, 98 percentile speed. Which is the method adopted for measuring the running speed and journey speed of a vehicle? हिंदी हम किसके बारे में बात करते हैं? वहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, मूविंग कार ऑब्जर्वर मेथड, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजरिंग स्पॉट स्पीड, स्पॉट स्पीड निकालना है हमें, किससे निकालेंगे? ओनली वन? देखें यहाँ पर अच्छे से देखें, है ना, तो दोनों होते हैं। बोथ वन एंड टू। फाइल आपको फोटोग्राफ और फाइल से बताया था ना, वही तो है। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, दोनों होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। स्पॉट स्पीड स्टडी इन अ ट्रैफिक इंजीनियरिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। ये आपका होता है रडार मीटर, है ना, इससे आप फोटोग्राफिक स्टडी जो है वो कर सकते हो। चलिए इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जहां पर आपका ये कोशिश करेंगे कि जो आपकी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसको हम खत्म कर लें। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह बढ़िया चल रही होगी आपकी, है ना। एग्जामिनेशन को काफ़ी कम समय बचा हुआ है। मान के चलो आप, बस आप आपके 15 दिन ही बचे हुए हैं ना, अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो 15 दिन ही। आज रात को आपका शायद शेड्यूल नहीं होगा। ठीक है, सुबह भी 11 बजे आपका है नहीं शेड्यूल। 11 बजे अवनीश सर ले रहे हैं क्लास, तो मॉर्निंग में भी पॉसिबल नहीं है। 4 बजे ही लेंगे, फिर हम करेंगे हम 4 PM पे। चलें, अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट नहीं है तो इस सेशन के लिए रखते हैं। नहीं नहीं, अभी नोट्स नहीं, अभी तो टेस्ट भाई। अभी टेस्ट से बेटर कुछ नहीं है। लास्ट में जब आपके 4 से 5 दिन बचते हैं ना, तो उस टाइम पे आप नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ।
मतलब उस टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दो, फिर टेस्ट का उतना खेल नहीं रह जाता। पर अभी तो आपका सीधे सीधे टेस्ट, हाँ फ्राइडे तक हो जाएगा। अब ज़्यादा क्या बचा है देखिए, जो आपका पेमेंट डिज़ाइन है, हाईवे मटेरियल है और आपका हाईवे मेंटेनेंस है। उसके अलावा आपका ट्रैफिक रेगुलेशन और जो बचा वाला ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो कल हम कर लेंगे सुबह। फिर अगर एक सेशन आपका कल हो पाता है तो उसमें हम पेमेंट कर लेंगे और एक सेशन जो बचेगा उसमें हम हाईवे मटेरियल कर लेंगे, तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में कोशिश करें टेस्ट जितना ज़्यादा भी आप दे पाओ उस पर, जितना ज़्यादा आपकी जो कॉन्सेप्चुअल, देखिए कॉन्सेप्चुअल तो आप ज़्यादा काम हम कर नहीं सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअली साउंड आप 15 दिन में हो नहीं सकते, लेकिन आपके जो ह्यूमन एरर या आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उस पर आप जरूर काम कर सकते हो। थोड़ा जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप फिर से ब्रश अप कर सकते हो, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करें अब आप ज़्यादातर, है ना। और अगर आप टेस्ट अभी भी अगर आपने शुरू नहीं किया है देना, तो इससे मतलब बेकार फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप अभी भी टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अभी तक कम से कम आपके 4 से 5 टेस्ट हो जाने चाहिए। और पिछले आगे आने वाले 10 दिनों में आप कोशिश करें 4 से 5 टेस्ट और दे दें, या ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 12, आपका जैसे 9 को एग्जाम है तो 5 तारीख तक आपको जितने टेस्ट देने दे दो, उसके बाद बचे वाले जो 4 देने उस पर आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट में फर्क होता है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का, तो वो आप प्रेशर थोड़ा बहुत फील कर पाते हो, आप टाइम बाउंड कर लेते हो और सारी चीजें आपकी एक साथ रिवाइज होती हैं। टेस्ट में क्या हो रहा है कि हर जगह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप खुद से अपने टेस्ट देते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, तो आप पीवाईक्यू के टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आपके जो पीवाईक्यू है उसका भी आप टेस्ट दे सकते हो, पर ज्यादा बेनिफिट यही रहेगा कि आप नए टेस्ट दो। ठीक है, और जीएस पे काम करते रहिएगा साथ में, है ना, आखिरी में, क्योंकि जो नई है वो जीएस ही डुबाती है। तो मेक श्योर आप जीएस पे भी लगातार काम करते रहो, कम से कम 15 से 20 नंबर तो मिनिमम आपको यहाँ से लाने ही पड़ेंगे, है ना। ये मिनिमम है, कम से कम 15 से 20, बाकी और अच्छे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चले तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।